आता है हमारे पास संख्या संप्राप्ति। तो यहाँ पे बताया है ससंख्या प्राधान्य विधि विकल्प बल काल विशेषे भी दद्यते। तो यहाँ पे बताया है संख्या प्राधान्य विधि विकल्प बल और काल, ये 6 हमारे पास संप्राप्ति के भेद बताए हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास संख्या संप्राप्ति। तो संख्या में क्या बताया गया है, इसमें संख्या बताई जाएगी। जैसे कि ज्वर क्या होते हैं, 8 टाइप्स के होते हैं, गुण 5 होते हैं और कुछ 7 बताए गए हैं। तो ये क्या बताएगी, हमारे पास संख्या संप्राप्ति का एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद आता है प्राधान्य संप्राप्ति। अब प्राधान्य में क्या होता है, तरतम के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया जाता है, दोषों में तरतम के अकॉर्डिंग। जैसे इन्होंने बताया यहाँ पे द्वंद्वश में तर और सनिपात में तम का प्राधान्य माना जाता है, क्योंकि द्वंद्वश क्या होता है, दो दोषों से मिलकर बना है। तो वहाँ पे तर और जो इससे श्रेष्ठ है, मतलब जो 3 दोषों से मिलकर बना है, तो वहाँ पे हम तर का तम का प्राधान्य माना जाता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है श्लोक की, उसको हाईलाइट करिए। प्राधान्यम पुनर्दोषानाम तर तम आभ्याम उपलभ्यते। जहाँ तर और तम का होना बताया गया है, उसे हम प्राधान्य संप्राप्ति बोलते हैं। आते हैं हमारे पास विधि संप्राप्ति। अब विधि का अर्थ क्या होता है, विधि का अर्थ होता है प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जैसे कि जो व्याधियाँ होती है 2 प्रकार की बताई गई है। विधि के अकॉर्डिंग जो व्याधियाँ हैं वो 2 टाइप्स की बताई है, निज और आगंतुज। और जैसे कि अब जो दोष होते हैं वो त्रिविध बताए गए हैं, वातज पित्तज और और श्लेष्मज। फिर इसके बाद आते हैं हमारे पास जो 4 टाइप्स के भी हम बोल सकते हैं, जैसे कि साध्य, असाध्य, मृदु, दारुण। ये भी हमारे पास 4 टाइप्स के दोष बताए गए। ये क्या होते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है विधि संप्राप्ति के। और जो विधि संप्राप्ति है वो अन्वय युक्त होती है, आप साइड पे लिखिए। जो विधि संप्राप्ति है वो अन्वय युक्त होती है, और जो संख्या संप्राप्ति है वो अन्वय रहित बताई गई है। नेक्स्ट आता है हमारे पास विकल्प संप्राप्ति। तो विकल्प संप्राप्ति में बताया है संवेतानां पुनः दोषानाम अशांश बल विकल्पो अ अस्मिन् अर्थे। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, दोषों की पुनः कल्पना एवं अंश के बल की कल्पना को हम विकल्प कहते हैं। जो अशांश कल्पना होती है उसे हम क्या बोलते हैं, विकल्प कहते हैं। फिर उसके बाद आता है बल और काल संप्राप्ति। तो यहाँ पे बताया है पुनः बल एवं काल भेद से व्याधियाँ ऋतु, अहोरात्र, आहार और काल विधि से अनियत होती है। अब इसके बाद आता है आपके पास ज्वर के भेद। तो यहाँ पे बताया है कारण भेद से ज्वर जो है 8 टाइप्स का बताया है। तो कौन कौन से होते हैं, वातश, पित्तश, कफश, द्वंदश और सनिपातश और आगंतुज। फिर इसके बाद आता है वातश ज्वर का निदान। तो हमें पता ही है वैसे कि जो वात को कुपित करने वाले चीज़ें होती है, वही क्या होते हैं, उन कारणों की वजह से वातज ज्वर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रुक्ष लघु शीत आहार हो गया, या फिर अभिघात की वजह से, या फिर शोक, अति रक्त मोक्षण वगैरह कर लिया, रात्रि में जागरण, ये सारे क्या बताए हैं हमारे पास, वातज ज्वर के निदान बताए हैं। फिर उसके बाद बताया है ज्वर की संप्राप्ति। बताया है अब ज्वर की संप्राप्ति में, जैसे कि हमने जो पढ़ा, वात ज्वर के जो कारण होते हैं, जब हम उनका सेवन करते हैं तो उसकी वजह से क्या होती है, वात हमारी प्रकोपित हो जाती है। वात जब प्रकोपित हो जाएगी तो वो क्या करेगी, अमाशय में चले जाएगी। अमाशय में जाकर वो क्या करेगी, ऊष्मा से मिलेगी और वहाँ पे रस नामक धातु से भी मिलेगी। और क्या करेगी वो, रस और स्वेद व स्रोतस को बंद कर देती है, और साथ ही अग्नि की शक्ति को भी नष्ट कर देती है। और अग्नि को क्या करेगी, वो उसके स्थान से बाहर निकालेगी और संपूर्ण शरीर में वो फैला देती है, जिससे ताप उत्पन्न होता है और ज्वर की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वात ज्वर के लक्षण। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है मैं जस्ट वही आपको बताऊंगी, उसको हाईलाइट करिए आप। विषम आरंभ विसर्गत्वम उष्णम वैशंभ्य तीव्र तनु भावानाव अवस्थानी ज्वरस्य। तो यहाँ पे क्या बताया है, विषम आरंभ विसर्गी। विषम आरंभ विसर्गी का मतलब है यहाँ पे अनियत रूप से वेग का आना। ठीक है, फिर बताया गया है ऊष्मणो वैषम्या। जो ताप है वो क्या करेगा, घटता और बढ़ता रहेगा, कभी वो कम होगा कभी बढ़ेगा। तीव्र तनु भावानाम अवस्थानी। तो यहाँ पे क्या बताया है, जो ज्वर होता है कभी तीव्र होगा और कभी हल्का हो जाएगा। फिर बताया है जर्ण अंते, दिवस अंते, निशांते और धर्मांते। तो यहाँ पे बताया जर्ण अंते मतलब भोजन के पचने के बाद, दिवस अंते मतलब दिन के अंत में, और निशांते मतलब रात्रि के अंत में, धर्मांते, धर्मांते का मतलब होता है वैसे
ग्रीष्म ऋतु के अंत में। तो ग्रीष्म ऋतु के अंत में क्या आती है हमारे पास? वर्षा ऋतु। तो यहाँ पे बताया है वर्षा ऋतु में ज्वर के वेग का बढ़ जाना। इन कंडीशंस पे बताया कि ज्वर का वेग कब बढ़ जाता है यहाँ पे वात ज्वर का। तो ज्वर अंते, दिवस अंते, निशांते और धर्मांते। फिर नेक्स्ट देखिए आप, फिर हम जस्ट इसकी हिंदी देखिए। यहाँ पे जैसे बताया है कि विशेषकर जो नख होते हैं, नेत्र, मुखमंडल, मल मूत्र और त्वचा, इनमें रूखापन और अरुण वर्ण का होना। तो ये सारे हमारे पास ना वात के लक्षण बताए गए जो आपको पता होंगे। देख के ही पता चल जाते हैं कि वात ज्वर के लक्षण हैं। फिर इसके बाद आप देखिए यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट लाइन, थर्ड लाइन पे देखिए, फोर्थ लाइन पे सॉरी। पाद्यो सुप्तता, तो पैरों में शून्यता होना, ये किसका लक्षण है? वात ज्वर का लक्षण है। फिर नेक्स्ट बताया है पीड़िको उद्वेष्टन, जो पिंडलियाँ है उसमें ऐंठन होना, ये भी वात ज्वर का लक्षण है। फिर इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट लाइन जो है इसके एंड में देखिए, हन्वश अप्रसिद्धि। तो यहाँ पे बताया जो हनु होते हैं वो अपने कार्य करने में असमर्थ होते हैं। फिर इसके बाद देखिए स्वनश कर्ण्यो, कान में शब्दों का सुनाई देना। शंखो निस्तोद, शंख प्रदेश में सुई चुभने के समान पीड़ा होना। किशाय आस्यता, आस्य वैरस्य, तो यहाँ पे क्या बताया है? मुख में किसैलापन होना, ये बताया है। मुख तालु कंठ शोषः, मुख और तालु और कंठ में शोष हो जाना। पिपासा, हृदग्रह और शुष्क छर्दी, शुष्क कास। ठीक है। फिर उसके बाद बताया शब्दु, उद्गार, विनिग्रह। अब एंड में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में उष्ण अभिप्रायता। तो उसको क्या होगा? जिसको वात ज्वर होगा उसको उष्ण चीज़ें खाने की इच्छा होगी। फिर इसके बाद आता है हमारे पास पित्त ज्वर का निदान। तो यहाँ पे